हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास सोनी आईपी है और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वो भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी वीडियोस मिलती रहें। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला क्या होता है, उसके डेरिवेशन भी करेंगे, स्फेरिकल एब्रिविएशन के बारे में जानेंगे, स्फेरिकल एब्रिविएशन कैसे हम रिमूव करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर कि अगर किसी स्फेरिकल मिरर के सामने ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसकी इमेज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि है न्यूटन्स फॉर्मूला। आपको पता हो हमने मिरर फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ लिया है। मिरर फॉर्मूला होता था 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अगर आपको याद हो इस फॉर्मूला के अंदर हम एक रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं u, v और f के बीच में। अगर आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज मेजर करते हो पोल से, उस केस में हमने ये इक्वेशन ड्राइव किया था। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि अगर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल की बजाय फोकस से मेजर करना है, हमें इमेज का डिस्टेंस पोल की बजाय फोकस से मेजर करना है, तो उस केस के अंदर भी हम एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं और उसी फॉर्मूला को न्यूटन्स फॉर्मूला कहा जाता है। जब आप सभी के सभी डिस्टेंस जो है पोल की बजाय फोकस से मेजर करते हो तो उस केस में जो रिलेशन होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस ऑफ इमेज का और जो फोकल लेंथ है उसका, उसी को न्यूटन फॉर्मूला कहा जाता है। If all the distance are measured from focus, ध्यान दीजिए फोकस से मेजर करना है, then the relation between distance of object, इस पर हम उसको x1 से लिखेंगे, distance of image हमने उसको x2 से लिखा and focal length is called Newton's formula। देखिए आप एक मिरर कंसीडर किया हमने, ये है इसका पोल। जनरली हम पोल से ही डिस्टेंस मेजर करते थे, लेकिन न्यूटन फॉर्मूला में हमें डिस्टेंस फोकस से मेजर करना है तो हमने ये फोकस पॉइंट बनाया। हमने कोई भी एक जनरल केस लिया, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट ए बी हमारे पास कुछ यहाँ पर है, उसका जो डिस्टेंस पोल से हुआ करता था उसको हम u से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अब हमें डिस्टेंस मेजर करना है फोकस से, तो हमने उस ऑब्जेक्ट का फोकस से जो डिस्टेंस है उसको x1 लिखा। इसी तरह से इमेज जो है, सपोज दैट a डैश b डैश कुछ यहाँ बनती है, इसका जो डिस्टेंस पोल से हुआ करता था उसको जनरली v से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन हमें इस बार डिस्टेंस मेजर करना है फोकस से तो हमने उसको x2 से रिप्रेजेंट किया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो x1 है, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो x2 है। अगर आप इस ज्योमेट्री से ध्यान दीजिए तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है उसको हम pf प्लस fb लिख सकते हैं, यानी फोकल लेंथ प्लस x1 लिखा जा सकता है। इसी तरह से आप जो इमेज का डिस्टेंस है v उसको हम फोकल लेंथ प्लस x2 भी लिख सकते हैं। तो हमने u और v की वैल्यू f और x1 x2 की टर्म में लिख लिया। हमें पता है जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। हमने यहाँ पर u की वैल्यू पुट की जो कि है f प्लस x1। इसी तरह से v का वैल्यू भी पुट किया जो कि है f प्लस x2। f यहाँ पर एज इट इज पुट किया। अब इस इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर कुछ इस तरह से आया, एलसीएम में डिवाइड में आया f प्लस x1 मल्टीप्लाई बाई f प्लस x2, ऊपर आया f प्लस x2 प्लस f प्लस x1 इज इक्वल टू 1/f। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया कुछ इस तरह से, ये आया f मल्टीप्लाई बाई f प्लस x2 प्लस f मल्टीप्लाई बाई f प्लस x1 इज इक्वल टू f प्लस x1 मल्टीप्लाई बाई f प्लस x2। यहाँ पर फिर से अगेन f से मल्टीप्लाई हुआ तो f स्क्वायर बना प्लस f इंटू x2 प्लस f स्क्वायर प्लस f इंटू x1 इज इक्वल टू यहाँ f स्क्वायर प्लस f x2 प्लस यहाँ पर f x1 प्लस x1 x2। ये कुछ सिंपल सा मैथमेटिकल टर्म्स आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखें इस साइड में f स्क्वायर है, इस साइड भी f स्क्वायर है, दोनों को कैंसिल किया। इधर f x2 है, इस तरफ भी f x2 है, इसको भी कैंसिल हमने किया। इस तरह से f x1, इस तरह से f x1 कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाई x2। तो दिस इज द न्यूटन फॉर्मूला, या फिर इसको लिख सकते हो f इज इक्वल टू अंडर रूट x1 x2। ये आपका न्यूटन्स फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ है f, x1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फोकस से है, x2 डिस्टेंस ऑफ इमेज फोकस से है, यानी हमने रिलेशनशिप ड्राइव कर लिया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ का। इसी फॉर्मूला को न्यूटन्स फॉर्मूला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन है क्या, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूँ। हमने स्फेरिकल मिरर्स के अंदर रेज पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि रेज जनरली हम दो तरह से डिफाइन करते हैं,
पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज। ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होती हैं उनको पैराक्सियल रेज कहा जाता है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं उनको हम मार्जिनल रेज कहते हैं। जनरली एक स्फेरिकल मिरर्स के पास जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो जो पैराक्सियल रेज हैं वो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास हो जाती हैं, लेकिन जो मार्जिनल रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास नहीं होती। इस तरह से एक स्फेरिकल मिरर जो है वो सभी रेज को एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता, और इसी इनएबिलिटी को हम स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर of large aperture to bring all rays of wide beam of light falling on it to the focus at a same point at a single point is called spherical aberration। एक लार्ज अपर्चर वाला मिरर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक जगह पे फोकस नहीं कर सकता, उसी को स्फेरिकल एब्रेशन कहा जाता है। कैसे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं? आपको कहा जाए कि हम नहीं चाहते स्फेरिकल एब्रेशन को, तो कैसे इसको हम सही करें? तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनसे हम स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला मेथड है वो होता है बाय यूजिंग स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। जो मिरर का अपर्चर आपको शायद ध्यान हो, जो इसका इफेक्टिव डायमीटर होता है या फिर मिरर का जो हमने पार्ट यूज किया उसका ये जो साइज होता है इसको अपर्चर कहा जाता है। अगर ये हमारे पास स्मॉल अपर्चर का है उस केस के अंदर स्फेरिकल एब्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा मेथड जो होता है बाय यूजिंग स्टॉपर्स सो दैट मार्जिनल रेज कैन नॉट कम। दूसरा तरीका ये है कि हम स्टॉपर लगा के इन मार्जिनल रेज को रोक दें किसी तरह से, सिर्फ हम पैराक्सियल रेज को ही अंदर एंटर करने दें। मार्जिनल रेज जाएंगी ही नहीं तो कहीं ना कहीं फोकस से पास होने का सवाल ही नहीं है। जितनी भी पैराक्सियल रेज जाएंगी वो सारी की सारी फोकस से पास हो जाएगी। तीसरा जो मेथड रहता है बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। हम स्फेरिकल मिरर्स की बजाय अगर पैराबोलिक मिरर्स का यूज करते हैं तो उस केस के अंदर सभी की सभी रेज फोकस में से पास हो जाती है, उस केस में स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होती। तो अभी हमने देखा स्फेरिकल एब्रेशन की वजह से हम स्फेरिकल की बजाय पैराबोलिक मिरर का यूज करते हैं। उसके अलावा और क्या यूजेस है पैराबोलिक मिरर के? फर्स्ट यूज क्या है कि ये जो पैराबोलिक मिरर है कैन फोकस वाइड पैरेलल बीम टू अ सिंगल पॉइंट एज यूज्ड इन डिश एंटीनास। अब आप देखें कि मार्जिनल रेज हो या पैराक्सियल रेज हो, पैराबोलिक मिरर उन सबको एक जगह पर फोकस कर देता है। इसी एबिलिटी की वजह से जो एंटीनास होते हैं सिग्नल्स के लिए उनका जो शेप होता है वो पैराबोलिक शेप होता है। दूसरे यूज की बात करें, अगर हम किसी सोर्स ऑफ लाइट को फोकस पे रखते हैं एक पैराबोलिक मिरर के, तो उससे जो निकलने वाली जो रेज ऑफ लाइट है जैसे ही उस पैराबोलिक मिरर से जाके टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, वो सब टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसलिए सर्च लाइट या हेडलाइट्स के अंदर अगर हमें स्फेरिकल मिरर नहीं यूज करना, उससे भी बेटर अगर हम रिजल्ट चाहते हैं तो पैराबोलिक मिरर का यूज किया जा सकता है। तीसरे यूज की बात करें, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ लार्ज अपर्चर, जो बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं वहां पर हम स्फेरिकल एब्रेशन को कम करने के लिए स्फेरिकल की बजाय पैराबोलिक मिरर्स का यूज करते हैं। तो हमने अभी न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ा, हमने बात की स्फेरिकल एब्रेशन क्या होती है। उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। एक स्फेरिकल मिरर के केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ या उससे अवे मूव करता है तो जो उसकी इमेज होगी वो भी तो मूव करेगी। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन है जिससे हम इन दोनों की वेलोसिटीज को कनेक्ट कर सकें? बिल्कुल हाँ, इस टॉपिक में हम उसी रिलेशन को ड्राइव करेंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। और इस वीडियो के बाद हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर पहले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे प्लेन मिरर पे, और उसके बाद जो हमारी वीडियोस आएंगी उनमें हम स्फेरिकल मिरर्स के न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी वेलोसिटी से, सपोज दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने vo लिखा किसी मिरर के फ्रंट में, ध्यान दीजिए यहाँ स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, उसका जो इमेज होगा वो भी मूव करेगा कुछ वेलोसिटी से। अगर मैं उसकी वेलोसिटी को vi से रिप्रेजेंट कर दूं तो उनके बीच का रिलेशन हम ड्राइव कर रहे हैं। देखिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर से रखते थे तो उसका डिस्टेंस जब पोल से मेजर करते थे डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट किया जाता था, और उसकी इमेज का जो डिस्टेंस होता था उसको v से रिप्रेजेंट किया जाता था। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उसका जो u होगा डिस्टेंस u वही तो चेंज होगा। तो u जिस रेट से चेंज हो रहा है वही तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हुई। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ इमेज v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ v, यानी उसकी पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है वही तो वेलोसिटी होगी इमेज की।
तो यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को आप लिख सकते हो du/dt, इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ इमेज को लिख सकते हो dv/dt। हम इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप ड्राइव करनी है। तो हम सबको पता है 1/u + 1/v = 1/f होता है। मिरर फॉर्मूला से हमने ये सीखा। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स को टाइम के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया 1/u को, तो आपको पता हो कि आप इसको u की पावर -1 प्लस v की पावर -1 इज इक्वल टू f की पावर -1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं तो आपको पता है डेरिवेशन में जो पावर है वो आगे आ जाती है, -1, u का पावर -1 -2 रहा, तो उसको लिख सकते हैं 1/u²। तो यह -1/u² du/dt माइनस, इसी तरह से इस v की पावर -1 का किया तो यह 1/v² dv/dt इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ एक कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव 0 रहता है, तो राइट हैंड साइड में हमारी टर्म आई 0। इसको थोड़ा सा और सही लिखा तो -1/u² इज इक्वल्स टू du/dt, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किस रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हुई है, तो इसको v0 लिखा, -1/v² dv/dt पोजीशन ऑफ इमेज किस रेट से चेंज हो रही है, उसको वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखा हमने vi से, इज इक्वल्स टू 0। रीशफल करते हैं इसको, vi डिवाइड में v0 ले आए इज इक्वल्स टू -v²/u² हुआ। इसी को थोड़ा सा और सही लिखा, vi डिवाइड बाय vo इज इक्वल्स टू माइनस को बाहर ले आए v²/u² का होल स्क्वायर, vi/v0 इज इक्वल्स टू -m²। आपको ध्यान हो कि मैग्निफिकेशन होता है वो v/u होता है, तो इसको हमने m² लिख दिया। इस तरह से vi जो आया इज इक्वल्स टू -m² इंटू v0, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान दीजिए ये जो m है ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, हमने मैग्निफिकेशन का भी पढ़ा है, तो जिन्होंने मैग्निफिकेशन का वीडियो नहीं देखा तो वो मैग्निफिकेशन की वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह से वेलोसिटी ऑफ जो इमेज आई वो आई इक्वल्स टू -m² इंटू v0। अगर आप मैग्निफिकेशन की और भी वैल्यूज पुट करना चाहें तो आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है f माइनस v अपॉन में f, या फिर आप मैग्निफिकेशन को अगर u की टर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो f डिवाइड बाय f माइनस u। तो हमने ये दोनों ही फॉर्मूले लिख लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के रिलेशन के। तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस का यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी वो न्यूमेरिकल्स की रहेंगी, तो उनमें ये फॉर्मूले बड़े काम आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, फिजिक्स से रिलेटेड नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आई एम ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।